डेली एपिसोड नहीं आ पा रहे इस समय, अल्टरनेट डेज में या 2 दिन छोड़ के एपिसोड्स आते रहेंगे सारे सीरीज़ के, और काम बहुत ज़्यादा इस वजह से नहीं आ पा रहे थे। वह जल्द सारे अपलोडिंग स्टार्ट होती रहेगी। इस आवाज को सुनते ही राधिका, काव्या, शबाना, शालिनी और बाकी सभी ऐसे कांप उठी जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। यह वही आवाज थी जिसे वे न जाने कितनी बार अपने सपनों में सुन चुकी थीं। वे हर दिन इसी उम्मीद में जी रही थी कि कभी न कभी दोबारा मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह पल ऐसे हालात में आएगा। उत्साह और अविश्वास के साथ उन्होंने धीरे धीरे दरवाजे की ओर देखा। वहां एक लंबा, सीधा और जाना पहचाना सा सिलुएट खड़ा था, और वह कोई और नहीं बल्कि आरव था। आरव, आरव, कोई हैरानी से चिल्ला पड़ा, कोई बुदबुदाया, और किसी को तो ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। लगभग 2 सालों से वे हर दिन इसी पल का सपना देख रही थीं, लेकिन जब ये सच में सामने आया तो उन्हें खुद पर ही यकीन नहीं हो रहा था। ये देखकर कि उसकी महिलाएं सुरक्षित हैं, आरव ने आखिरकार राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर एक उजली मुस्कान फैल गई। उसने दोनों बाजू फैला दिए। मैं हूं, मैं वापस आ गया हूं। वाह आह! सबसे पहले जो उसके सबसे पास थी, शालिनी, दौड़कर उसकी बाहों में जा गिरी और खुशी के आंसुओं में फूट फूट कर रोने लगी। वह आरव की पहली महिला थी। उसका स्वभाव कोमल था। इतने लंबे समय से दबाए हुए दर्द, तड़प और इंतजार के बाद आज सब कुछ एक साथ बाहर आ गया। उसके बाद शबाना, मिहिका, उर्वशी और बाकी महिलाएं भी एक साथ उस पर टूट पड़ीं। आगे का दृश्य थोड़ा अजीब हो गया। आरव बस यही चाहता था कि उसकी बाहें और छोटी होतीं, ताकि वह सबको एक साथ समेट पाता। कमरे में अफरा-तफरी सी मच गई। कोई हंस रहा था, कोई खुशी से रो रहा था, और कोई ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित था। संक्षेप में, जैसे ही यह आदमी सामने आया, सभी महिलाओं की मानसिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। ऐसा लगा जैसे उन्हें दोबारा सहारा मिल गया हो, जैसे पूरी वर्ल्ड ही बदल गई हो। कुछ देर बाद सरस्वती शुक्ला, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, अचानक गुस्से में आ गई और उसने आरव का कान पकड़ लिया। तू बदमाश, हरामी, इतनी देर तक कहाँ गायब था? अब जाकर क्यों लौटा? हमें इतनी चिंता में क्यों रखा? आह, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, छोड़ो। आरव स्वाभाविक रूप से समझता था कि ये महिलाएं क्या महसूस कर रही हैं, इसलिए भले ही वह बॉडी रिफाइनिंग इन फायर रेल्म के शिखर पर था, फिर भी उसने दर्द का नाटक किया और कहा, मुझे कुनलन इमॉर्टल रेल्म पकड़कर ले गए थे, याद है ना? सरस्वती ने कहा, पुरानी बातें छोड़ो, डार्लिंग, अब तो तुम वापस आ गए हो, यही सबसे बड़ी बात है। वो मूल रूप से वेस्ट से थी और अमेरिका में उसका अपना बड़ा करियर था, जहां उसकी ज़बरदस्त लोकप्रियता थी। लेकिन इन सालों में उसने सब कुछ छोड़ दिया और यहीं रुक गई, सिर्फ इस एक पल के लिए। अब जब उसने आखिरकार इस आदमी को देख लिया, तो वह किसी बच्चे की तरह खुश थी। वह तो वापस आ गया है, लेकिन देखो इस बार कितनी औरतें साथ ले आया है। सरस्वती शुक्ला ने दरवाजे की ओर इशारा किया, जिससे सबका ध्यान उधर चला गया। डायना, सिचू, सावित्री, सान्वी और बाकी लोगों को देखकर सभी तुरंत आगे बढ़ी और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसी समय उन्होंने आरुषि, सेवी, हु याओ याओ, शबाना और कई दूसरी महिलाओं को भी देखा। आरव थोड़ा शर्मिंदा हो गया। कुनलन कॉन्टिनेंट में प्रवेश करने के बाद उसने पूरी कोशिश की थी कि भावनात्मक उलझनों से दूर रहे, लेकिन अंत में फिर भी इतने सारे लोग साथ आ गए, और इसमें शैली शामिल भी नहीं थी, जो पहले ही स्वर्ग आरोहण कर चुकी थी। वो सोच ही रहा था कि सबको कैसे समझाए, तभी एक बच्चे के रोने की आवाज़ ने उस अजीब चुप्पी को तोड़ दिया। सबने उधर देखा और तुरंत सेवी की गोद में छोटे से आरव को देख लिया। अरे बाप रे, कितना प्यारा बच्चा है! ये किसका बच्चा है? कितना क्यूट है! मुझे तो लग रहा है ये आरव जैसा दिखता है। नन्हे आरव को देखते ही कई महिलाओं के दिल पिघल गए और उनका सारा ध्यान उसी पर चला गया। सरस्वती शुक्ला ने उसकी कमर के पास नर्म सी जगह को हल्के से चुटकी ली। अब ये छोटा बच्चा कहाँ से आ गया? आरव बोला, यह मेरी बेटी है, अरुणा। मानो अपने पिता की बात का साथ दे रही हो। अरुणा रोना बंद कर बैठी। उसने अपने गोलमटोल छोटे हाथ हिलाए और सबकी ओर मुस्कुरा दी। सच में, कितनी प्यारी है। यह मेरी भी बेटी है। मैं तुम्हारी राधिका की माँ हूँ, तुम्हारी शालिनी की माँ हूँ, तुम्हारी काव्य की माँ हूँ। मौजूद सारी महिलाएं अचानक बेहद उत्साहित हो गईं।
उन्होंने अरुणा को बीच में घेर लिया और आरव को लगभग भूल ही गईं। यहाँ तक कि सरस्वती शुक्ला ने भी उसका कान छोड़ दिया और बड़ी मुस्कान के साथ अरुणा को छेड़ने लगी। अरे, ये क्या कर रही हो? मेरा हक छीन रही हो? जरा मेरा भी सम्मान करो। उसी समय एक नाखुश आवाज गूंजी। बगल में खड़ा नकाबपोश आदमी साफ तौर पर बेहद नाराज था। इन कुछ दिनों में उसने एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेस्टमेंट कंपनी हथियाने के लिए इतनी साजिशें रची, और अब कोई उसे देख भी नहीं रहा था। जो साफ तौर पर लूट का सीन होना चाहिए था, वह एक फैमिली रियूनियन बन चुका था। उसकी चीख ने सबको होश में ला दिया। सरस्वती शुक्ला ने पलटकर कहा, आरव, यही है जिसने हमें परेशान किया, इसे सबक सिखाओ। काव्या भी गुस्से में थी। यह आदमी हमारी आरव इन्वेस्टमेंट कंपनी छीनने की साजिश कर रहा है। इसके तरीके बेहद घटिया हैं। बाकी सभी भी एक एक कर उसकी शिकायत करने लगी। जैसा सबको लग रहा था, आरव कम से कम सामने वाले को सबक तो सिखाएगा ही, लेकिन नतीजा सबकी उम्मीद से अलग निकला। उसने नकाबपोश आदमी को एक नज़र देखा और ठंडे स्वर में कहा, पुराने रिश्ते की खातिर इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूं, दफा हो जाओ। क्या? सब हैरान रह गए, खासकर शबाना, शालिनी और बाकी। क्या आरव इस आदमी को जानता है? सोचने पर बात कुछ हद तक समझ में आती थी। यह आदमी हर बार मास्क पहनता था, शायद अपनी पहचान छिपाने के लिए। हो सकता है ये कोई जाना पहचाना व्यक्ति हो। उन्होंने कई लोगों के बारे में सोचा, लेकिन कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि किसके पास इतनी ताकत और इतना मकसद हो सकता है। ही, जैसा कि इमॉर्टल फिजिशियन से उम्मीद थी, तुम में सच में काबिलियत है। नकाबपोश आदमी पहले चौंका, फिर हंस पड़ा। ठीक है, तुम्हें एक मौका देता हूं। अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेस्टमेंट कंपनी और अपने अधीन सारी ताकतें सौंप दो और सन मून होली फायर कल्ट में शामिल हो जाओ। तुम्हारी जान भी बचेगी और तुम्हें अच्छा पद भी मिल जाएगा। आरव की नज़र सख्त हो गई। अभी निकल जाओ, मेरी सहनशक्ति की भी एक सीमा है। हाँ, लगता है तुम अब भी अपनी औकात नहीं समझे। नकाबपोश आदमी ठहाके मारकर हंसा, उसकी हंसी में तिरस्कार साफ झलक रहा था। मानता हूं तुम वाकई काबिल हो। तुमने बड़े बड़े परिवारों को दबाया, ईस्ट और वेस्ट की ताकतों को कुचला, और लगभग धरती का नंबर 1 आदमी बन गए। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब सन मून होली फायर कल्ट का राज है। सिर्फ थोड़ी सी काबिलियत के दम पर खुद को बहुत बड़ा मत समझो। मेरा सेक्ट तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हम तुम्हें उंगली के एक इशारे से कुचल सकते हैं। आरव का सब्र टूट गया। उसने ठंडी हंसी हंसी। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे गंवा दिया। अब जो होगा, उसका इल्जाम मुझ पर मत डालना। आओ, जरा दिखाओ कि तुम्हारा ये घटिया होली फायर कल्ट आखिर कितना ताकतवर है। जब तक ताबूत नहीं दिखता, तब तक आंसू नहीं आते, तो आज तुम्हें दिखा ही देता हूं। नकाबपोश आदमी ने पीछे हाथ हिलाया। प्रोटेक्टर्स, अब तुम्हारी बारी है। उसके बोलते ही पीछे खड़े 2 अधेड़ उम्र के आदमी आगे बढ़े। उनके शरीर से झुलसाने वाली गर्म आभा निकल रही थी, और हर कदम के साथ कमरे का तापमान कई डिग्री बढ़ता जा रहा था। लड़के, हमारी सन मून होली फायर सेक्ट का विरोध करने की हिम्मत की है, तो तुम्हारा सिर्फ एक ही अंजाम है, राख में बदल जाना। दोनों अधेड़ उम्र के आदमियों के शरीर से जलती हुई भयानक आभा निकल रही थी, जैसे वे खुद आग में लिपटे हों, लेकिन उनकी आवाज बेहद ठंडी और डरावनी थी। इतना कहने के बाद उन्होंने एक साथ हाथ लहराए। 2 विशाल आग की लपटें उड़ती हुई बाहर निकलीं और पल भर में आरव को पूरी तरह निगल लिया। ये लपटें बेहद अजीब थीं, पूरी तरह उन दोनों के कंट्रोल में। आग जोर शोर से जल रही थी, लेकिन कमरे की किसी और चीज को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। आरव को आग में पूरी तरह घिरा देखकर शालिनी घबराकर उसकी ओर दौड़ने ही वाली थी, लेकिन डेना सिचू ने उसे रोक लिया। चिंता मत करो, इतनी सी आग हमारे आदमी को कुछ नहीं कर सकती। अब वह आरव की असली ताकत अच्छी तरह जानती थी। वह बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक में निपुण था, यहाँ तक कि मैडम रीना की अल्केमिकल फायर भी उसे जरा सा नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। अगर पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड में किसी को आग से सबसे कम डर लगता है, तो वह वही है। ऊपर से, उसकी शारीरिक शक्ति पहले ही ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के शिखर पर पहुंच चुकी थी। इतनी ताकत के सामने यह आग क्या चीज थी? ये सब जाने बिना, नकाबपोश आदमी ठहाका मारकर हंसा। उसकी आंखों में मजाक और तिरस्कार भरा हुआ था।
देख लिया, पहले चाहे तुम कितने ही काबिल क्यों न रहे हो, अब होली फायर कल्ट के सामने तुम पूरी तरह बेबस हो। तुम इन घटिया लपटों की बात कर रहे हो। आग के भीतर से एक तिरस्कार भरी आवाज आई। लपटों के बीच आरव बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। वह तो आराम से जम्हाई तक ले रहा था, मानो किसी गर्म पानी में नहा रहा हो। ये कैसे हो सकता है? नकाबपोश आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका चेहरा डर से भर गया। वह सन मून होली फायर सेक्ट की आग की ताकत अच्छी तरह जानता था। इतनी भयानक लपटें तो लोहे को भी पल भर में पिघला सकती थीं, लेकिन सामने वाला जरा भी घायल नहीं हुआ था। दोनों अधेड़ उम्र के आदमी भी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उनकी आग से नहीं डरेगा। दोनों ने एक साथ फिर से हथेली से वार किया और लपटें तुरंत दोगुनी हो गईं। इतनी मामूली काबिलियत के साथ भी खुद को ताकतवर कहने की हिम्मत करते हो? आरव ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। फिर उसने मुंह खोला और जोर से सांस खींची, और पल भर में सारी आग को अपने भीतर निगल लिया। कमरे में एक भी चिंगारी नहीं बची। आरव बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। न तो उसे कोई चोट आई थी, न उसके कपड़े जले थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। शबाना, काव्या, शालिनी और बाकी सभी महिलाओं ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। उनका आदमी पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। ये इस बार नकाबपोश आदमी और उसके साथ आए लोग पूरी तरह सन्न रह गए। आग से न डरना एक बात थी, कुछ ताकतवर कल्टिवेटर्स अपने प्रोटेक्टिव ट्रूची से ऐसा कर सकते थे, लेकिन आग को निगल जाना, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन था। सन मून होली फायर सेक्ट, लगता है तुम्हें आग से बहुत प्यार है ना? आरव ने ठंडे स्वर में कहा, तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखों में दो गहरे नीले रंग की लपटें जल उठीं। अगले ही पल वे दो आग के ड्रैगन बनकर गरजते हुए बाहर निकलीं। नीली आग के ड्रैगन से अजीबसी रोशनी निकल रही थी। उनमें कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, और आसपास की चीज़ों पर उनका कोई असर नहीं था। नकाबपोश आदमी हैरान रह गया, उसने कभी नीली आग नहीं देखी थी। लेकिन दोनों अधेड़ उम्र के आदमी ये देखकर दहशत से कांप उठे, जैसे उन्होंने कोई भयानक सपना देख लिया हो। नीली, स्ट्रेंज फायर, भागो! सन मून सेक्रेड फायर कल्ट के को मेंबर्स होने के नाते उन्हें आग की गहरी समझ थी। उन्होंने सेक्ट की किताबों में स्ट्रेंज फायर के बारे में पढ़ा था और यह भी जानते थे कि आग के स्तर कैसे वर्गीकृत होते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने जीवन में एक स्ट्रेंज फायर देखेंगे, और वह भी नीली। ऐसी आग को संभालना तो उनके सेक्ट लीडर के लिए भी मुश्किल होता, उनके जैसे लोगों की तो बात ही क्या। दोनों तुरंत मुड़े और भागने लगे, लेकिन वे आग के गरजते ड्रैगनों से तेज नहीं थे। पलक झपकते ही दोनों आकृतियां आग में घिर गईं। दृश्य कुछ वैसा ही था जैसा पहले आरव के साथ हुआ था, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग था। दोनों को चीखने तक का मौका नहीं मिला। अगले ही पल वे पूरी तरह गायब हो गए, एक भी निशान नहीं बचा। आरव ने हाथ हिलाया और दोनों आग के ड्रैगन गायब हो गए। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। दो अधेड़ उम्र के लोगों के गायब होने के अलावा सब कुछ वैसा ही था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। नकाबपोश आदमी ने जोर से निगल लिया। उसकी आंखों में डर और सदमा साफ झलक रहा था। आरव आग से बाहर आया, बिल्कुल सुरक्षित, और उसके दो ताकतवर प्रोटेक्टर पूरी तरह मिट चुके थे। आरुषि और बाकी लोगों के लिए आरव ने अपनी ताकत का 1% भी इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए ये सब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। काव्या, राधिका और बाकी महिलाएं पहले स्तब्ध हुईं, फिर खुशी से भर उठीं। आखिर कौन सी औरत नहीं चाहती कि उसका आदमी ताकतवर हो? आरव शांत खड़ा रहा। उसने नकाबपोश आदमी की ओर देखा और कहा, यही है तुम्हारी सन मून होली फायर सेक्ट। मेरे सामने तो यह एक पाद से ज्यादा कुछ नहीं। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। नकाबपोश आदमी चिल्ला उठा, ये सब झूठ है। तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? उसका पहले वाला घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वह गुस्से से दहाड़ा। उसके हाथ में आग से बना एक ब्लेड प्रकट हुआ और उसने जोरदार वार किया। आसमान भर आग के साथ आया यह वार बेहद शक्तिशाली था, लेकिन आरव तक पहुंचते ही रुक गया। ब्लेड उसकी दो उंगलियों के बीच फंसा हुआ था, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म, है ना? आरव ने ठंडे स्वर में कहा।
2 साल से भी कम समय में इस स्तर तक पहुंचना वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन मेरे सामने तुम अब भी सिर्फ एक चींटी हो। नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है? नकाबपोश आदमी सिर हिलाने लगा। मैं इतना ताकतवर हूँ, फिर भी तुमसे कम क्यों हूँ? उसका चेहरा अविश्वास, डर और नफरत से भर गया था, क्योंकि तुम कचरा हो। इतना कहते ही आरव ने उंगलियों में हल्का सा जोर लगाया। आग का ब्लेड पल भर में टूटकर लोहे के बुरादे में बदल गया। फिर उसने उंगली हिलाई, उसके सीने का प्रेशर पॉइंट सील कर दिया और उसे जमीन पर लात मारकर गिरा दिया। मुझे मंजूर नहीं। ये सब क्यों हुआ? क्यों? नकाबपोश आदमी जमीन पर पड़ा चीखता रहा, लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था। हरामी, मैं अभी तुझे मार डालूंगी। सरस्वती शुक्ला उछल पड़ी। कई दिनों से दबा गुस्सा आखिर फूट पड़ा। उसने आग वाला चाकू उठाया और नकाबपोश आदमी के सिर पर वार कर दिया। लेकिन चाकू गिरने से पहले ही एक बड़ा हाथ उसकी कलाई पर आ गया। वह आरव था। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं इस कुत्ते को मार दूंगी। सरस्वती शुक्ला चिल्लाई, मारना है तो मार लेना। आरव ने शांत स्वर में कहा, लेकिन पहले ये देख तो लो कि यह है कौन, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। इतना कहकर उसने उसके शरीर के प्रेशर पॉइंट्स खोल दिए। फिर उसने ट्रू एनर्जी चलाकर हाथ हिलाया और काव्या तथा बाकी सभी के शरीर से भी सभी प्रतिबंध हटा दिए। सरस्वती शुक्ला पल भर को रुकी, फिर बोली, तुम ठीक कह रहे हो, पहले मुझे देखना चाहिए कि यह हरामी आखिर है कौन। कल्टिवेशन वापस आते ही उसने हाथ बढ़ाया और नकाबपोश आदमी के चेहरे पर झपट्टा मारा। मास्क चकनाचूर होकर जमीन पर गिर गया। बाकी सभी भी आगे बढ़कर देखने लगे, आखिर यह आदमी है कौन। जैसे ही उन्होंने उसका चेहरा साफ देखा, पूरे कमरे में हड़कंप मच गया। सबकी सांस अटक गई। सरस्वती शुक्ला का चेहरा एकदम बदल गया। क्यों? ये तुम कैसे हो सकते हो? मैं ही हूं। तो क्या हुआ? यह मैं क्यों नहीं हो सकता? मैं सबसे ताकतवर आदमी क्यों नहीं बन सकता? मास्क के नीचे से एक हैंडसम चेहरा सामने आया और वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा। सब लोग इसीलिए स्तब्ध थे, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि सरस्वती शुक्ला का सगा बड़ा भाई था। वेदांत शुक्ला फैमिली का यंग मास्टर। अब सब समझ गए कि आरव ने पहले उस आदमी को मारने के बजाय जाने का मौका क्यों दिया था। दरअसल, जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ था, उसने सामने वाले की पहचान भांप ली थी। तू कमीना, तू ऐसा कैसे कर सकता है? सरस्वती शुक्ला सदमे और गुस्से से कांप उठी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना घिनौना काम उसका अपना भाई करेगा। उसने वेदांत के सीने पर जोरदार लात मारी, जिससे वह उड़ता हुआ पीछे की दीवार से जा टकराया। मैं तुझे मार डालूंगी। सरस्वती शुक्ला का स्वभाव शुरू से ही सीधा प्लेन था। इस पल उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था और उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या महसूस कर रही है। उसका अपना भाई उसकी सबसे करीबी सहेलियों को कैद कर चुका था और उसके आदमी के बिजनेस को छीनने की कोशिश कर रहा था। इस घटना ने उसके भीतर गुस्सा, अपमान, शर्म और सदमे, सब कुछ एक साथ भर दिया था। उसके हाथ में पकड़ी तलवार चमकी और वह वेदांत पर झपट पड़ी, लेकिन वार उसके पास पहुंचते ही रुक गया। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अगर उसने उसका मास्क न उतारा होता तो वह बिना झिझक उसका सिर धड़ से अलग कर चुकी होती। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। वह साफ जानती थी कि सामने खड़ा आदमी उसका अपना भाई है और वह चाहे जितना भी घिनौना क्यों न हो जाए, वह उसे मार नहीं सकती थी। गुस्से में उसने फिर एक लात मारी। वेदांत दोबारा दीवार से टकराया और मुंह से खून उगल दिया। बस, अब काफी है। आरव ने दखल दिया। वह पहले से जानता था कि ऐसा ही होगा, इसलिए उसने पहले ही सरस्वती शुक्ला को रोक दिया था। ये औरत बाहर से जितनी सख्त दिखती है, अंदर से उतनी ही भावुक है। अगर वह सच में अपने भाई को मार देती तो पूरी जिंदगी पछताती रहती। सरस्वती शुक्ला ये सब मानने को तैयार नहीं थी। वह गुस्से से कांप रही थी। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? वेदांत हंसा। उसके मुंह में खून से सने दांत दिख रहे थे। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? हम दोनों आदमी हैं, तो फिर वो इतना खास क्यों है? वो पूरी कैपिटल बल्कि पूरे इंडिया को कंट्रोल कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इतना कहते हुए उसने जहर भरी नज़र से आरव को देखा। अगर किसी को दोष देना है तो वो तुम हो। तुमने ही मुझे असली आदमी बनाया। तुमने ही मुझे दिखाया कि आदमी क्या होता है।
और तुमने ही मुझे एम्बिशन दी। एक असली आदमी अगर ज्यादा ताकत और ज्यादा अधिकार चाहता है तो इसमें गलत क्या है? आरव ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, एम्बिशन होना गलत नहीं है, लेकिन आदमी के पास एक बॉटम लाइन भी होनी चाहिए। तुम अपनी ही बहन पर हाथ उठाते हो, तुम किस तरह के आदमी हो? और एम्बिशन के साथ एबिलिटी भी चाहिए। हकीकत यह है कि तुम्हारी एबिलिटी तुम्हारी एम्बिशन को संभाल ही नहीं पाए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वेदांत चिल्लाया। मैं अब सन मून होली फायर सेक्ट का कोर डिसाइपल हूँ। अगर तुम वापस न आते तो मैं पूरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेस्टमेंट कंपनी पर कब्जा कर चुका होता। उस वक्त मैं होली फायर कल्ट के लिए पूरा सेक्युलर वर्ल्ड संभालता और सेक्युलर वर्ल्ड का नंबर 1 आदमी बन जाता। और अब तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बोलते बोलते उसका चेहरा नफरत और पागलपन से भर गया। आरव ने हल्के से सिर हिलाया। लोग सच में बदल जाते हैं। कभी दोनों के रिश्ते अच्छे थे, वो उसे हमेशा ब्रदर इन लॉ कहता था। लेकिन महज 1 साल से ज्यादा समय में एम्बिशन ने सब कुछ बदल दिया। ये सच है, इसमें मेरी भी जिम्मेदारी है। अगर उस समय मैंने उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन ठीक न की होती और उसे एंड्रोजनस ही रहने दिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब बीते हुए वक्त का कोई मतलब नहीं, अभी सबसे ज़रूरी है मौजूदा समस्या। आरव ने पूछा, ये सन मून होली फायर सेक्ट आखिर है क्या, और तुम इसमें कब शामिल हुए? वो इंडिया के लगभग सभी बड़े सेक्ट्स को जानता था, लेकिन उसने इस सेक्ट का नाम कभी नहीं सुना था। और जिन 2 प्रोटेक्टर्स को उसने मारा था, उनकी कल्टिवेशन वॉइड रिफाइनमेंट रेल्म में थी। इतनी ताकत वाला सेक्ट मशहूर होना चाहिए था, फिर यह अचानक कहाँ से आ गया? अगर सच में ऐसा सेक्ट मौजूद है तो कुनलन वंडरलैंड से आए लोग कोई बड़ी चिंता नहीं है। वेदांत ने उसे नफरत से घूरा। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? हिम्मत है तो मुझे मार दो। उसका रवैया देखकर सरस्वती शुक्ला फिर भड़क उठी। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगी? तो कर लो, वेदांत ने बेपरवाही से कहा। उसे पूरा यकीन था कि वह ऐसा नहीं करेगी। सरस्वती शुक्ला दांत पीसने लगी। वह उसका भाई था, मोहक का इकलौता बेटा। वह सच में तलवार उठाकर उसका सिर नहीं काट सकती थी। ठीक है, अब यह मैं संभालूंगा। आरव ने उसे अपने पीछे कर लिया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई और उसने सोल कैप्चरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसकी मौजूदा स्पिरिचुअल पावर के सामने वेदांत बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाया। पल भर में उसकी चेतना टूट गई। उसकी आंखें खाली हो गईं, चेहरा भावहीन। वो एक चलते फिरते शव जैसा बन गया। बताओ, आरव ने आदेश दिया। ये सन मून होली फायर कल्ट क्या है? तुम इसमें कैसे शामिल हुए? सब कुछ साफ साफ बताओ। ऐसा है, अब वेदांत बिना कुछ छुपाए बोलने लगा। आरव के गायब होने के बाद शुक्ला फैमिली के यंग मास्टर के तौर पर कैपिटल में उसका रुतबा लगातार बढ़ता गया। समय के साथ साथ उसकी एम्बिशन भी बेकाबू होती गई। 6 महीने पहले स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव हुई। धरती पर अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी बेहद प्रचुर मात्रा में फैल गई। खबर मिलते ही इंडिया के हेवनली पैलेस ने कई एक्सपर्ट्स भेजे। आखिरकार यह पता चला कि इसका सोर्स वेदव्यासजिया के अनइनहैबिटेड क्षेत्र में मौजूद एक विशाल सिंकहोल था। बाहर से वह जगह पूरी तरह सामान्य दिखती थी, लेकिन उससे लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। धर्मराज स्पेस स्टेशन ने एक्सपर्ट्स भेजे, देश ने रिसर्चर्स भेजे। लंबी जांच के बाद भी कुछ पता नहीं चला। आखिरकार उस जगह को सील कर दिया गया। लेकिन किसी वजह से वेदांत को लगा कि यही उसके उभरने का मौका है। करीब 3 महीने बाद जब मामला ठंडा पड़ गया, उसने कनेक्शंस का इस्तेमाल कर ब्लॉकेड पार किया और सिंकहोल के पास पहुंचा। उस समय उसकी कल्टिवेशन कमजोर थी। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे कुछ अजीब नहीं दिखा। जब वह लौटने ही वाला था, तभी सिंकहोल में अजीब कंपन हुआ और अचानक जमीन से दर्जन भर लोग प्रकट हो गए। उनका नेता एक बूढ़ा आदमी था, सफेद चमड़ी, सफेद बाल। उसने खुद को सन मून होली फायर सेक्ट का 9th एल्डर बताया। जब उसे वेदांत की पहचान पता चली तो उसने तुरंत उसे कोर डिसाइपल बना लिया। सीक्रेट टेक्निक्स और पिल्स के जरिए उसकी कल्टिवेशन को सीधे रिफाइनमेंट रेल्म तक पहुंचा दिया गया। उन्होंने 2 प्रोटेक्टर्स भी भेजे ताकि वह सेक्युलर वर्ल्ड में अपनी ताकत मजबूत कर सके। लौटने के बाद उसने जल्दबाजी नहीं की।
पहले कल्टिवेशन को स्थिर किया, फिर धीरे धीरे कैपिटल के बाहर अपनी ताकत बनाए। जब सब कुछ लगभग तैयार हो गया, तब उसने एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन्वेस्टमेंट कंपनी को निशाना बनाया और एक एक करके काव्या और बाकी महिलाओं को कैद कर लिया। ये सब सुनने के बाद आरव ने भौहें सिकोड़ लीं। तुमने अब तक यह नहीं बताया, उसने ठंडे स्वर में कहा, कि यह सन मून होली फायर सेक्ट असल में कहाँ से आए है? वेदांत ने कहा, मुझे भी नहीं पता। मेरे मास्टर ने सिर्फ इतना बताया कि वह सन मून होली फायर सेक्ट के 9th एल्डर हैं और मुझे सेक्युलर वर्ल्ड में अपनी ताकत तेजी से बढ़ाने को कहा। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया। आरव ने पूछा, वह अभी कहाँ है? मास्टर अभी भी उस सिंकहोल की रखवाली कर रहे हैं। वह सेक्ट लीडर के सेक्लूजन से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। आरव की भौहें सिकुड़ गईं। तो तुम्हारा मतलब है कि सन मून होली फायर सेक्ट का लीडर अभी तक सेक्लूजन से बाहर नहीं आया है? क्या तुम्हें पता है वह कब बाहर आएगा? वेदांत ने जवाब दिया, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन मास्टर का अनुमान है कि लगभग 3 दिन में वह बाहर आ जाएगा। इसके बाद आरव ने सन मून होली फायर सेक्ट से जुड़े कई और सवाल पूछे ताकि पूरी स्थिति साफ हो सके। लेकिन वेदांत को खुद ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उससे और कुछ पता नहीं चल सका। आरव ने फिर पूछा, आरव इन्वेस्टमेंट कंपनी के खिलाफ की गई इस कार्रवाई के बारे में क्या तुम्हारे पिता को पता था? वह ये जानना चाहता था कि यह सब वेदांत ने अकेले किया था या फिर शुक्ला फैमिली की ओर से। मेरे पिता को पता था, वेदांत ने कहा, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया था। बाद में मैंने ही उन्हें घर में नजरबंद कर दिया। ये सुनकर आरव का मन कुछ हल्का हुआ। आखिरकार अपने ससुर से दुश्मनी होना कोई अच्छी बात नहीं थी। जब उसे लगा कि जरूरी सवाल पूछ लिए गए हैं, तो उसने उंगली उठाकर वेदांत को बेहोश कर दिया और जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने उसे बगल में खड़ी सरस्वती शुक्ला को सौंप दिया। इसे वापस ले जाओ और शुक्ला फैमिली के मुखिया को सौंप दो, वही इसका फैसला करेंगे। हालात चाहे जैसे भी हों, वेदांत आखिरकार सरस्वती शुक्ला का बड़ा भाई था और शुक्ला फैमिली का इकलौता वारिस भी। चूंकि इस बार कोई अपूरणीय नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए उसे मोहक के हवाले करना ही सबसे सही फैसला था। सरस्वती शुक्ला ने वेदांत को थामे रखा। उसका भाव बहुत कॉम्प्लेक्स था। इस बार मेरी शुक्ला फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। भले ही वह स्वभाव से दबंग थी, लेकिन वह तर्कसंगत भी थी। इस बार वेदांत ने वाकई बहुत बड़ी गलती की थी। उसे सजा के लिए वापस शुक्ला फैमिली को सौंपना अपने आप में आरव पर एक बहुत बड़ा एहसान था। आरव ने कहा, ठीक है, अब ये सब मुझसे कहने की जरूरत नहीं है। जल्दी जाकर अपने पिता को बचाओ। सरस्वती शुक्ला ने सिर हिलाया और वेदांत को साथ लेकर कमरे से बाहर चली गई, सीधे शुक्ला फैमिली की ओर। उसके जाने के बाद काव्या ने पूछा, आरव, ये सन मून होली फायर सेक्ट आखिर है क्या? अब आरव काफी अनुभवी हो चुका था। वेदांत की बातों के आधार पर उसके मन में एक मोटा मोटा अंदाजा बन चुका था। वेदव्यास जिया का वह सिंकहोल शायद एक बहुत बड़ा सील है, जिसके नीचे एक पूरा सेक्ट दबा हुआ है, यानी सन मून होली फायर सेक्ट। कुछ समय पहले जो स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकली थी, वह शायद इसीलिए थी क्योंकि सील ढीली पड़ गई थी और कुछ कमजोर कल्टिवेशन वाले डिसाइपल बाहर निकल आए। इस तरह की स्थिति को आरव अच्छी तरह समझता था। आमतौर पर इतना बड़ा सील एक साथ नहीं टूटता। जैसे ही उसमें जरा सी दरार पड़ती है, सबसे पहले कम कल्टिवेशन वाले लोग बाहर आते हैं। वेदांत का मास्टर यानी 9th एल्डर और पहले के वे 2 प्रोटेक्टर्स शायद होली फायर सेक्ट के वही सदस्य थे जो सबसे पहले बाहर निकले। जहां तक बाकी लोगों का सवाल है, वे अभी भी सील तोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। जब सील पूरी तरह टूटेगा, वही समय होगा, लगभग 3 दिन बाद। शबाना ने पूछा, पूरे एक सेक्ट को जमीन के नीचे सील करने के लिए कितनी जबरदस्त कल्टिवेशन चाहिए होगी? ये होली फायर सेक्ट किसने बनाई थी? आरव ने सिर हिलाया, फिलहाल मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा। वह काफी समय से अपनी कल्टिवेशन को दबाए हुए था और इमॉर्टैलिटी से बस एक कदम दूर था। जाने से पहले उसे अपने प्रियजनों के लिए हर संभावित खतरे को मिटाना था, और इसमें ये एम्बिशियस सन मून होली फायर कल्ट भी शामिल था। शालिनी ने पूछा, आरव, क्या आप वेदव्यासजिया जाने वाले हैं? हाँ, जाना तो पड़ेगा, आरव ने कहा, लेकिन अभी नहीं, हमारे पास अभी थोड़ा समय है। ठीक है,
इस बात को फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं, इसे बाद में निपटाएंगे। अब तुम लोग एक दूसरे को बताओ कि इन दिनों मुझे कितना याद किया है। इसके बाद का समय लंबे बिछोह के बाद मिली इस टोली के लिए स्वाभाविक रूप से बेहद मधुर हो गया। आरव ने सभी महिलाओं का आपस में परिचय कराया और जल्द ही सबका ध्यान अरुणा पर चला गया। नन्हा बच्चा बेहद प्यारा था, गुलाबी, नाजुक, बिल्कुल भारतीय मिट्टी की गुड़िया जैसा। मौजूद सभी महिलाएं अरुणा पर जान छिड़कने लगीं और बारी बारी से उसे गोद में लेने की होड़ मच गई। जो उसे पकड़ नहीं पा रही थीं, वे चुपके से आरव की कमर पर चुटकी काटने लगीं। सबका मतलब साफ था, हम भी तुम्हारी औरतें हैं, फिर हमें ऐसा प्यारा बच्चा क्यों नहीं मिला? आरव ने इस तरह के साइड इफेक्ट्स की उम्मीद नहीं की थी। भले ही वो बॉडी रिफाइनमेंट के शिखर पर था, लेकिन महिलाओं की नाराज नज़रों को सहना उसके लिए भी मुश्किल हो गया। काफी समय हो गया है, उसने जल्दी से कहा, मैं अब अपने माता पिता से मिलने जा रहा हूँ। इस तरह उसने बड़ी मुश्किल से माहौल संभाला और सभी खूबसूरत महिलाओं को लेकर बाहर निकल पड़ा, सीधे हेवनली पैलेस की ओर। गेट पर पहरा दे रहे हेवनली पैलेस के लोगों ने यंग पैलेस मास्टर को लौटते देखा और रिपोर्ट करने ही वाले थे, लेकिन आरव ने उन्हें रोक दिया। वह अपने माता पिता को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए सबको चुपचाप अंदर ले गया। पिछले बाग में स्पर्श एक बेंच पर बैठी तालाब की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, कंधे कांप रहे थे और वह लगातार सिसक रही थी। महिमा उसके पास खड़ी थी और बार बार उसके आंसू पोंछ रही थी। पास ही सूरज गहरी सांस भर रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि दोनों औरतें क्यों रो रही हैं, वे अपने बेटे को याद कर रही थीं। स्पर्श, अब मत रो, सूरज ने समझाया, आरव ठीक होगा। ये सुनकर स्पर्श और जोर से रोने लगी। मेरे बेटे से मेरी गलती हो गई, बचपन में ही उसे खो दिया। अभी अभी तो वापस मिला था और फिर ये सब हो गया, पता नहीं अब वह कैसा होगा। सूरज ने ढाढ़स बंधाया, रोने से कुछ नहीं होगा, शायद आरव जल्द ही वापस आ जाए। उसी पल पीछे से एक आवाज आई, हाँ, आपका बेटा बहुत किस्मत वाला है, वह जरूर वापस आएगा। कौन जाने, वह ढेर सारी खूबसूरत बहुएं और प्यारी प्यारी पोतियां भी साथ ले आए। ये सुनते ही स्पर्श जैसे पत्थर की हो गई, उसका पूरा शरीर कांप उठा, वह अविश्वास में पलटी। बगल में खड़ी महिमा भी ठिठक गई। वह दिन रात अपने बेटे को याद करती थी, उसकी आवाज़ कैसे न पहचानती। उसने खुशी और हैरानी से पलटकर देखा, बेटा, सच में तुम हो? आरव, क्या ये सच है? क्या माँ सपना देख रही है? खुशी से रोते हुए दोनों ने आरव की बाहें पकड़ लीं। सूरज पहले स्तब्ध हुआ, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुनलन वंडरलैंड की लड़ाई खुद देखी थी। वह ऊपर से पत्नी को ढाढ़स देता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी डर था कि उसका बेटा शायद कभी वापस न आए। उसने कभी नहीं सोचा था कि किस्मत उसे ऐसा सुखद आश्चर्य देगी। माँ, सब ठीक है, आरव ने भावुक होकर कहा, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, एक बाल भी कम नहीं हुआ। इतनी सच्ची पारिवारिक भावना अमूल्य थी। उसी पल स्पर्श ने अचानक सिर उठाया और रोना बंद कर दिया। तुमने अभी क्या कहा? आरव थोड़ा चौंका। मैंने कहा कि मेरे एक बाल तक को कुछ नहीं हुआ। स्पर्श ने जोर से सिर हिलाया। नहीं, वह नहीं। पहली बात बताओ, वह सुंदर बहुएं और पोतियां कहाँ हैं? तभी आरव को समझ आया। उसने मुस्कुराकर अरुणा, लिनक्स और बाकी महिलाओं की ओर इशारा किया। क्या वे सब यही नहीं हैं? हे भगवान, यह मेरी पोती है। महिमा और स्पर्श ने बिना बोले उसे एक तरफ धकेल दिया और खुशी से भरे चेहरे के साथ सीधे अरुणा की ओर दौड़ पड़ी। आरव कुछ पल के लिए अवाक रह गया। सच ही कहा जाता है कि जब घर में पोती आ जाती है तो बेटा जैसे नज़र से उतर जाता है। वह अपनी माँ से बात करने में इतना मग्न था कि पास खड़े अपने पिता को नज़रअंदाज कर बैठा, फिर जल्दी से मुड़कर सूरज की ओर देखा। फादर, लेकिन उससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे फिर से एक और धकेल दिया गया। मेरी पोती का नज़ारा मत रोक। अरे वाह, कितनी सुंदर है। इतनी प्यारी तो सिर्फ मेरी पोती, सूरज की पोती ही हो सकती है। हा हा हा। इतना कहने के बाद सूरज अरुणा के पास चला गया। उसकी आंखों की पलकों तक में खुशी झलक रही थी और उसके चेहरे से मुस्कान हट ही नहीं रही थी। आरव ने अपनी नाक छुई और एक शर्मनाक सच्चाई को महसूस किया। बेटी होने के बाद मार्शल आर्ट्स की वर्ल्ड में उसका रुतबा भी गिर गया था।
इसके बाद मेहता ग्रुप जैसा ही दृश्य फिर से दोहराया गया, जहां हर कोई अरुणा को गोद में लेने की होड़ कर रहा था। वह नन्हा सा बच्चा सबके साथ घुल मिल जाता था और हमेशा खुश रहता था, जिससे हर कोई उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगता था। काफी देर बाद लिन जैन आगे बढ़ा। आरव, इन दिनों कैसे हो, सब ठीक है न? आरव ने होंठ दबाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस अब मेरी एक बेटी हो गई है, इसलिए घर में मेरी हैसियत थोड़ी कम हो गई है। अरे बदमाश, मेरी पोती से मेरा प्यार छीनने की हिम्मत कैसे की? सूरज ने उसके कंधे पर थपकी दी, फिर दोनों पास पास बैठ गए। बताओ, पिछले 1 साल में क्या क्या हुआ, और तुम वापस कैसे आए? इसके बाद आरव ने कुनलन कॉन्टिनेंट पहुंचने से लेकर इन वर्षों के सारे अनुभव शुरू से अंत तक विस्तार से सुनाए। सूरज भावुक हो गया। बेटा, तुमने सच में बहुत मेहनत की है। कोई बात नहीं, भले ही थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन मुझे उससे कहीं ज्यादा मिला, और बहुत ही समस्याएं भी सुलझ गईं। आरव बोला, मैंने कुनलन कॉन्टिनेंट से अर्थ तक जाने वाले स्पेस पैसेज पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। अब मेरी इजाज़त के बिना कोई भी वहां से नहीं आ जा सकता, यहाँ तक कि 100 साल बाद भी कुनलन कॉन्टिनेंट से कोई अर्थ नहीं आ पाएगा। अच्छा किया, तुमने हमारे लिए एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा खत्म कर दिया। सूरज बार बार सिर हिलाता रहा, उसकी आंखों में बेटे के लिए गहरी स्वीकृति थी। लेकिन अभी भी कुछ तात्कालिक समस्याएं हैं, जैसे सन मून होली फायर सेक्ट। इसके बाद आरव ने मेहता ग्रुप में वापसी के बाद जो कुछ हुआ था, सब विस्तार से बता दिया। सूरज चौंक गया। ऐसी भी बात है, लगता है मैंने इंद्रपुरम को कम आंक लिया। इस दौरान एक तो उसे सिंखोल से कोई असामान्य बात महसूस नहीं हुई, और दूसरा, बेटे के गायब होने से वह काफी आहत और उदास रहा, जिससे बहुत ही बातों पर ध्यान नहीं दे पाया। आरव को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। आखिरकार सूरज की कल्टिवेशन का स्तर सन मून होली फायर सेक्ट के संरक्षकों जितना ऊंचा नहीं था। अगर सामने वाला जानबूझकर छिप रहा हो, तो उसका नज़र में न आना स्वाभाविक था। शायद मुझे कुछ समय बाद अर्थ छोड़कर इमॉर्टल रेल्म जाना पड़ेगा, और फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। आरव जानता था कि वह अपनी उन्नति को ज्यादा समय तक नहीं रोक सकता, इसलिए उसने सच्चाई छिपाई नहीं। उससे पहले मुझे अर्थ पर मौजूद सभी छिपे खतरों को खत्म करना होगा, जिनमें सन मून होली फायर कल्ट भी शामिल है। ठीक है, यह मामला अब तुम्हारे हवाले। सूरज भी समझ गया था कि वह अपने बेटे से बहुत पीछे है और कुछ चीजें अब उसके बस से बाहर हैं। उसने हाथ बढ़ाकर एक काला टोकन निकाला। यह हेवनली पैलेस का पैलेस मास्टर टोकन है। यह हेवनली पैलेस की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है। अब ये तुम्हारे पास है, इसलिए जो चाहो कर सकते हो। हालांकि आरव की कल्टिवेशन ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग के शिखर स्तर पर थी, लेकिन वह अभी भी अर्थ पर था, इसलिए कुछ काम नियमों के अनुसार ही करने पड़ते थे। उसने इनकार नहीं किया और टोकन ले लिया। फिर सूरज ने पूछा, तुम कब कार्रवाई करने की सोच रहे हो? वेदांत के अनुसार सन मून होली फायर सेक्ट की सील टूटने में अभी 3 दिन हैं। मैं कल ही रवाना होने की योजना बना रहा हूँ। सूरज ने सिर हिलाया। ठीक है। इसके बाद पूरा हेवनली पैलेस फिर से मिलने की खुशी के माहौल से भर गया। सबसे ज्यादा खुश सूरज, स्पर्श और महिमा थे। न केवल उनका बेटा वापस आ गया था, बल्कि कई बहुएं और एक प्यारी पोती भी साथ ले आया था। लेकिन वे सब अनुभवी लोग थे। परिवार के साथ खुशनुमा भोजन के बाद वे अरुणा को अपने कमरे में ले गए, ताकि बेटे और बहू को अकेला समय मिल सके। आरव ने मौका देखकर सोफी को एक निजी कमरे में बुलाया। मालिनी की स्थिति क्या वाकई गंभीर है? क्या वह खतरे में है? उसने फिर से पूछा, अब भी थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था। कोई खतरा नहीं है। आखिरकार वो अभी भी डिवाइन कॉर्ट की गॉड एम्परर है। यहाँ तक कि 7 ग्रेट सेंट्स भी उसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन्होंने क्रूसेड शुरू करने के लिए मालिनी को नज़रबंद कर रखा है। युद्ध के बाद क्या होगा, कोई नहीं जानता। युद्ध के बाद, तब वे खुद ही खत्म हो जाएंगे। आरव ने ठंडी हंसी हंसी। ऐसा है तो तुम पहले वापस जाकर मालिनी की रक्षा करो। यहाँ का काम निपटाने के बाद मैं खुद जाकर उसे बचा लूंगा। चूंकि वहाँ की स्थिति फिलहाल बहुत आपात नहीं थी, आरव ने उसे अस्थायी रूप से टाल दिया। इस समय सबसे जरूरी था सन मून होली फायर सेक्ट से निपटना। मैं वापस जा सकती हूँ, लेकिन मुझे मालिनी की रक्षा करनी होगी। सोफी ने परेशान होकर कहा। वह तैयार तो थी, लेकिन उसकी मौजूदा शक्ति 7 सेंट्स के सामने कुछ भी नहीं थी। अगर वो खुद को ही नहीं बचा पाती, तो मालिनी की रक्षा कैसे करती? चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कल्टिवेशन का स्तर बढ़ा सकता हूँ। आरव के पास अपनी योजना थी।
मीना की मौजूदा शक्ति नासेंट सोल रेल्म के विशेषज्ञ के बराबर थी और उसकी क्षमता से उसे कई बड़े स्तरों तक बढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। ये कहकर उसने कलाई घुमाई और नरिशिंग स्पिरिट स्प्रिंग की एक बोतल निकाली। इसे पी लो। सोफी को उस पर पूरा भरोसा था। उसने बिना किसी संदेह के एक ही घूंट में सब पी लिया। हालांकि वो समझ नहीं पा रही थी कि स्वादिष्ट लगने वाला ये पानी उसकी कल्टिवेशन बढ़ाने से कैसे जुड़ा है। ठीक है, अब बैठकर कल्टिवेशन शुरू करो। आरव ने मीना को बैठाया, फिर स्लीवर की सुइयां निकालकर उसके सिर के कई प्रमुख एक्यूपॉइंट्स में तेजी से लगा दी। नरिशिंग स्पिरिट स्प्रिंग मानसिक शक्ति बढ़ाने की एक अद्भुत औषधि है। इतनी अधिक मात्रा एक साथ पीना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए असहनीय होता है। अगर एक्यूपंक्चर से इसे नियंत्रित न किया जाए तो थोड़ी ही देर में उसका दिमाग फट सकता था। वाकई, थोड़ी देर बाद सोफी को ऐसा लगा जैसे उसके मस्तिष्क में बहुत ही नई चीजें भर गई हों और उसकी मानसिक शक्ति अभूतपूर्व गति से बढ़ने लगी। करीब 15 मिनट बाद उसका सिर भारी होने लगा, मानो किसी भी पल फट जाएगा। उसी समय उसके सिर में लगी स्लीवर की सुइयों से एक ठंडी अनुभूति भीतर गई, जिससे उसे तुरंत राहत मिली। भारी मात्रा में जमा मानसिक शक्ति धीरे धीरे संकुचित होने लगी, फिर उसके मस्तिष्क में एक जोरदार विस्फोट सा हुआ। वह कार्डिनल के शिखर स्तर को पार कर गॉड एम्परर रेल्म में पहुंच चुकी थी। सोफी हैरान भी थी और बेहद खुश भी। अगर वह खुद कल्टिवेशन करती तो शायद जीवन भर भी इस स्तर तक न पहुंच पाती, क्योंकि मानसिक शक्ति बढ़ाना बेहद कठिन होता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पानी की यह बोतल इतने कम समय में इतना बड़ा सुधार कर देगी। मन को शांत रखो, ध्यान भटकने मत दो। तभी आरव की आवाज उसके कानों में पड़ी। मीना को समझ आ गया कि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। गॉड एम्परर रेल्म तक पहुंचने के बावजूद उसके मस्तिष्क की शक्ति बहुत कम खर्च हुई थी। इसके बाद उसकी मानसिक शक्ति फिर से बढ़ने लगी। आधे घंटे से भी ज्यादा समय बाद उसने एक और बॉटल नेक तोड़ दिया और एक नए स्तर पर पहुंच गई। आरव हर चीज पर पूरा कंट्रोल रखे हुए था। भले ही वह डिवाइन कॉट की कल्टिवेशन प्रणाली को पूरी तरह न समझता हो, लेकिन कल्टिवेटर्स की मानसिक शक्ति के हिसाब से मीना अब इंटीग्रेशन स्टेज के कल्टिवेटर से कमजोर नहीं थी। जब नरिशिंग स्पिरिट स्प्रिंग पूरी तरह अवशोषित और परिष्कृत हो गया तो सोफी की मानसिक शक्ति इंटीग्रेशन स्टेज के शिखर स्तर पर पूरी तरह स्थिर हो चुकी थी। जब सोफी ने फिर से आंखें खोली तो उसकी नज़र में रोक न पाने वाली खुशी और उत्साह भरा हुआ था। होली एम्परर रेल्म डिवाइन कॉर्ट में एक लेजेंड जैसी उपस्थिति है जो किसी भी तरह से 7 ग्रेट सेंट्स से कम नहीं है। पहले तो मैंने इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी, लेकिन आज मैंने इसे इतनी आसानी से हासिल कर लिया। धन्यवाद, डॉक्टर आरव। सोफी ने आरव के सामने सम्मानपूर्वक झुककर कहा। हम दोस्त हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। आरव ने कहा, उन 7 बूढ़े लोगों को मैं संभाल लूंगा। तुम्हें उनसे आमने सामने लड़ने की जरूरत नहीं है। बस चुपचाप मालिनी की रक्षा करना, वही तुम्हारा मिशन पूरा कर देगा। सोफी ने सिर हिलाया। मैं समझ गई। इसे भी अपने साथ रख लो। इसके साथ कोई भी यह नहीं जान पाएगा कि तुम अब कितनी शक्तिशाली हो। अगर किसी ऐसी समस्या का सामना हो जिसे तुम हल न कर सको तो तुरंत मुझे संदेश भेजना। आरव ने एक जैड का पेंडेंट निकाला और उस पर एक छिपा हुआ अरे उकेरा। उसने पहले ही लोगों को मालिनी की सुरक्षा के लिए भेज दिया था, इसलिए बेहतर था कि सब कुछ लो प्रोफाइल में रखा जाए और 7 सेंट्स का ध्यान आकर्षित न किया जाए। सोफी ने जैड पेंडेंट पहना, फिर हेवनली पैलेस से निकलकर पश्चिम की ओर लौट गई। हालांकि वे केवल एक दिन के लिए ही बाहर गई थीं, लेकिन उनकी शक्ति में जबरदस्त बदलाव आ चुका था और वे पूरे आत्मविश्वास के साथ वापस लौट रही थीं। उसके जाने के बाद आरव ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा वह चौंक गया। दरवाजे के बाहर काव्या, शबाना, शालिनी, उर्वशी, सरस्वती, राधिका खड़ी थीं। सरस्वती शुक्ला को छोड़कर ये सभी महिलाएं, जिनसे वह 1 साल से ज्यादा समय से नहीं मिला था, सलीके से पंक्तिबद्ध खड़ी थीं और सब उसे नाराज नजरों से देख रही थीं। अरे, आरव को अपराधबोध का झटका लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि बहुत ज्यादा महिलाओं का होना भी एक बोझ बन सकता है। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि राधिका ने उसे पकड़कर कमरे के अंदर फेंक दिया और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गईं। अगली सुबह जब आरव आखिरकार अपने कमरे से बाहर निकला तब सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था। उस समय उसे सिर चकरा रहा था और हल्का हल्का महसूस हो रहा था।
इससे साबित हो गया कि शरीर साधना के शिखर स्तर की भी एक सीमा होती है, बहुत ज़्यादा करने पर चक्कर तो आएंगे ही। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, वो उनका बहुत कुछ कर्जदार था, इसलिए उसे अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी और उस रात आखिरी बूंद तक निचोड़ दिया गया। नाश्ते के बाद आरव ने संक्षेप में महिमा और स्पर्श को स्थिति समझाई, फिर इंद्रपुरम की ओर रवाना हो गया। काव्या और बाकी लोग भी थके हुए थे, इसलिए वे साथ नहीं गए। इसके बजाय जो लोग अर्थ लौट रहे थे वही उसके साथ चले। लिनक्स भी सबके साथ चली, लेकिन अरुणा को उसकी दोनों दादियों स्पर्श और महिमा ने अपने पास ही रोक लिया। डेना सिचू विक्रम से मिलने वापस गया और साथ ही सबके लिए आधुनिक कपड़े भी तैयार किए, नहीं तो बाहर निकलते ही लोग उन्हें राक्षस समझ लेते। आरव उन्हें अपने साथ इसलिए ले गया क्योंकि उसके असेंशन के बाद वे कुछ समय तक यहीं रहने वाले थे, इसलिए पहले से ही उन्हें अर्थ की जीवन शैली का अनुभव कराना जरूरी था, वरना बाद में उन्हें ढलना बहुत मुश्किल हो जाता। इसी वजह से उसने न तो आकाश मार्ग चुना और न ही उड़ान, बल्कि अर्थ के परिवहन साधन ड्राइविंग को चुना। उसकी मौजूदा संपत्ति के साथ कारों की कोई कमी नहीं थी, उसके दरवाजे के सामने स्पोर्ट्स कारों की पूरी कतार खड़ी थी। आरव, यह क्या है? अर्थ के लोग कारों के आदी होते हैं, लेकिन राकेश और उसका समूह जिज्ञासा से भरा हुआ था और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये क्या है। ये यहाँ के परिवहन के साधन हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। आरव एक फरारी में बैठा और ड्राइव करना दिखाने लगा। उसके हिसाब से ये सभी लोग ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग स्टेज के शिखर पर थे और इतनी मजबूत मानसिक शक्ति के साथ इसे सीखना उनके लिए आसान होना चाहिए था। लेकिन वह गलत साबित हुआ। राकेश जोश में लैम्बोर्गिनी में बैठा, हाथ बढ़ाकर गियर लीवर खींच लिया, फिर उस पर जोर से दबा दिया और सीधे कार के निचले हिस्से को छेद दिया। आरव ने उसके सिर के पीछे एक थप्पड़ मारा। तुम क्या कर रहे हो? गाड़ी चलाने के लिए ट्रू एसेंस क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? इस तरह तो तुमने लाखों बर्बाद कर दिए। राकेश ने दुखी होकर कहा, आरव, क्या मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को चलाने के लिए ट्रू एसेंस इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती? कौन सा बकवास मैजिकल आर्टिफैक्ट? ये कार है। क्या तुम्हें पता भी है कार क्या होती है? अगर सब लोग ट्रू एनर्जी से गाड़ी चलाएं तो अर्थ पर शायद ही कोई कार चला पाए। आरव ने उसे सीधे कार से खींचकर बाहर निकाला और लैंड रोवर रेंज रोवर की पिछली सीट पर फेंक दिया। क्योंकि उपयुक्त ड्राइवर ज्यादा नहीं थे, इसलिए उन्होंने स्पोर्ट्स कारों का विचार छोड़ दिया और 3 लैंड रोवर रेंज रोवर चुन ली। आरव आगे वाली गाड़ी में था, जबकि वेदिका, सिमरन और वीना उसी कार में बैठी थीं। डेना सिचू एक कार चला रहा था और जॉकी दूसरी। तीनों गाड़ियां राजधानी से निकलकर इंद्रपुरम की ओर बढ़ चलीं। वीनर और बाकी दोनों पहली बार इस तरह की चीज में बैठी थीं, इसलिए उत्सुकता से भरी हुई थीं। सिमरन ने पूछा, लिटिल प्रिंस, यह मैजिकल वेपन कैसे काम करता है? इसमें कोई ट्रू एनर्जी फ्लक्चुएशन भी नहीं है, फिर भी यह अपने आप चल रहा है, कितना अद्भुत है। आरव ने कहा, यह मैजिकल वेपन नहीं है, इसे कार कहते हैं और यह गैसोलीन से चलती है। गैसोलीन क्या होता है? गैसोलीन पेट्रोलियम से निकला हुआ एक ईंधन होता है। पेट्रोलियम क्या है? इसे ईंधन क्यों कहते हैं? मुझे तो कहीं आग भी नहीं दिख रही। आरव लड़कियों को थोड़ी बेसिक जानकारी देना चाहता था, लेकिन कुछ ही सवालों के बाद उसका सिर घूमने लगा। 9 साल की अनिवार्य शिक्षा की नींव के बिना ये सब समझाना वाकई बहुत मुश्किल था। ठीक है, तुम्हें बस इतना जानना है कि यह मैजिकल वेपन नहीं है। हमारे संसार में मैजिकल वेपन्स भी बहुत कम हैं और कल्टिवेटर्स भी बहुत कम, ज्यादातर लोग साधारण इंसान हैं। वैज्ञानिक तरीके से समझा न पाने पर आरव ने लड़कियों को सामान्य जीवन की बेसिक बातें बतानी शुरू की। यंग मास्टर, यहाँ की सड़क कुछ अजीब सी क्यों लग रही है? सिमरन एक जिज्ञासु बच्चे की तरह लगातार सवाल पूछ रही थी। आरव ने कहा, ये तुम्हारी नज़र में सड़क नहीं है? सिमरन ने हैरानी से चारों ओर देखा। घोड़ा कहाँ है? अगर घोड़ा ही नहीं दिख रहा तो इसे सड़क कैसे कह सकते हो? आरव कुछ पल के लिए अवाक रह गया। अर्थ पर 20 से ज्यादा साल जीने के बाद भी उसने इस सवाल पर कभी सोचा ही नहीं था, इसलिए फिलहाल उसके पास कोई जवाब नहीं था। सबसे ज्यादा सवाल तुम ही पूछती हो, वीना ने सिमरन से कहा, फिर जोड़ा, ये कार बहुत आरामदायक है, लेकिन बहुत धीमी है, उड़ने जितनी तेज नहीं है। यहाँ अगर तुम उड़ोगी तो तुरंत राक्षस समझ ली जाओगी, इसलिए जब तक बहुत जरूरी न हो अपनी ताकत साधारण लोगों के सामने मत दिखाना। आरव ने कहा, यह शहर का इलाका है, इसलिए रफ्तार थोड़ी कम है, हाईवे पर पहुंचते ही हम काफी तेज हो जाएंगे। वो समझाता रहा
और आखिरकार कार शहर से बाहर निकलकर हाईवे पर पहुंच गई, जहां रफ्तार अचानक बढ़ गई। हालांकि यह उड़ने जितनी तेज नहीं थी, फिर भी शहर के अंदर चलने से काफी तेज थी। रास्ते में जो दिख रहा था, तीनों महिलाएं उसके बारे में सवाल करती जा रही थीं, इसलिए सफर उबाऊ नहीं लगा। आरव जानता था कि वह जल्द ही इमॉर्टैलिटी की ओर बढ़ने वाला है, इसलिए वह इन तीनों के साथ बिताए समय को बहुत कीमती मानता था और बेहद धैर्य से सब कुछ समझाता जा रहा था। एक दिन की ड्राइव के बाद वे धीरे धीरे शेनबे सिटी के करीब पहुंचने लगे, जहां इंद्रपुरम स्थित है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कंपैरेटिवली कम विकसित थी और गाड़ियां भी कम दिखाई देती थीं, लेकिन कभी कभी कुछ अमीर घरानों के लड़कों को तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए देखा जा सकता था। अचानक एक लाल बुगैटी वेरॉन आकर आरव की रेंज रोवर के साथ साथ चलने लगी। उसके पीछे 7-8 स्पोर्ट्स कारें थीं, हर तरह की लग्जरी कारें, जिनमें से हर एक की कीमत करोड़ों में थी। बुगैटी वेरॉन की ड्राइवर सीट पर एक बस कट वाला युवक बैठा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वह दूर खड़ी रेंज रोवर को तिरस्कार भरी नज़र से देख रहा था और लगातार हॉर्न बजा रहा था। आरव ने सिर घुमाकर उसे देखा। उसे लगा शायद कोई बात हो गई है, इसलिए उसने रफ्तार कम की और धीरे से कार की खिड़की नीचे कर दी। क्या बात है? लेकिन छोटे बालों वाला युवक उसकी ओर देखने के बजाय बगल में बैठी तीनों लड़कियों को लालच भरी नज़रों से घूर रहा था। उसकी आंखों में काबू से बाहर जाती हुई वासना झलक रही थी। तीनों सुंदरियों, उस जर्जर लैंड रोवर में बैठने में क्या मजा है? मेरी तरफ आ जाओ, इन गाड़ियों में से जो चाहे चुन लो। आरव के होठों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्थ पर लौटते ही इतनी जल्दी किसी दिमाग से खाली अमीर लड़के की उकसावे भरी हरकत से सामना होगा। वो कुछ कह पाता, उससे पहले ही गुस्सैल स्वभाव वाली वेदिका ने थूकते हुए कहा, दफा हो जाओ, उस कबाड़ में ऐसा क्या खास है? ये शब्द उसके दिल से निकले थे। उसकी नज़र में वह बुगैटी वेरॉन भी सिर्फ एक कबाड़ ही थी। उसे लाइसेंस प्लेट्स या कारों की कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं था। उसकी नज़र में सारी स्पोर्ट्स कारें एक ही तरह की थीं। अभी अभी उसने राकेश को एक कार पर पैर मारते हुए देखा था और उसे तबाह कर दिया था, इसलिए उसके लिए ये सब बस बेकार चीज़ें थीं। अरे, बस कट वाला युवक पूरी तरह से सन्न रह गया। उसकी बुगैटी वेरॉन की कीमत करोड़ों में थी और आज वह जर्जर कबाड़ बन गई थी। क्या वह लैंड रोवर से भी घटिया थी? अगर उसे पता होता कि वेदिका कारों को अच्छे बुरे में किस पैमाने पर बांटती है, तो शायद वो खून की उल्टी ही कर देता। सीधे छेड़छाड़ से बात नहीं बनी तो उसकी नज़र आरव पर जा टिकी। लड़के, हिम्मत है तो मुझसे एक रेस लगाओ। अगर तुम जीत गए तो मैं अभी 10 मिलियन दे दूंगा, और अगर हार गए तो ये तीनों लड़कियां मेरी होंगी। वह बस कट वाला युवक एक अमीर घराने की दूसरी पीढ़ी का था, जिसे तेज गाड़ी चलाने की आदत थी। वह अक्सर इसी तरह से बातें सुलझाता था, इसलिए बिना सोचे समझे बोल गया। उसके अवचेतन में 10 मिलियन इतनी बड़ी रकम थी कि अनगिनत औरतें खुद ब खुद उसकी ओर खींची चली आती और मना करने की कोई वजह ही नहीं होती। दफा हो। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि आरव ने खिड़की बंद कर दी और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। अब वो ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के शिखर पर था, बस असेंशन से एक कदम दूर। ऐसे दिमागहीन कचरे से उलझने की उसे कोई ज़रूरत नहीं थी। वेदिका गुस्से से बोली, ये बदमाश, मुझ पर नज़र डालने की हिम्मत कैसे की? मैं अभी उतरकर इसे थप्पड़ों से मार डालूंगी। आरव ने उसे रोक लिया। ये जगह कल्टिवेशन वर्ल्ड से अलग है। यहाँ यूं ही लोगों को मार नहीं सकते, नहीं तो बहुत झंझट खड़ा हो जाएगा। वेदिका हैरान हुई। मुझे तो यहाँ सब बहुत कमज़ोर लगते हैं। अगर मैं इसे मार भी दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अर्थ पर आने के बाद उसने जितने भी लोग देखे थे, सब उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर थे। यहाँ तक कि सोफ़ी और सूरज, जिनसे वह पहले मिली थी, उनकी कल्टिवेशन भी उसके सामने नगण्य थी। अभी भले ही कोई तुम्हारा कुछ न बिगाड़ पाए, लेकिन इससे तुम्हारी शांत जिंदगी बुरी तरह प्रभावित होगी। इसलिए बेवजह मुसीबत खड़ी करना ठीक नहीं है। तुम्हें यहाँ काफ़ी समय रहना है, इसलिए यहाँ के नियमों के अनुसार ढलना पड़ेगा। आरव ने धैर्य से समझाया। यही कारण था कि वह कुनलन इमॉर्टल रेल्म के लोगों को साथ लाया था, वरना कल्टिवेशन वर्ल्ड के नियमों से चलने पर अंतहीन परेशानियां खड़ी हो जाती। कल्टिवेटर्स हेवनली पैलेस के कंट्रोल में होते हैं। अगर मामला हाथ से निकल गया तो यहाँ तक कि उसके पिता सूरज के लिए भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ रहना है तो यहाँ के नियम मानेंगे, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। वेदिका का स्वभाव भले ही तेज था, लेकिन वह नासमझ नहीं थी और आरव की मंशा को समझ गई। सिमरन ने पूछा, यंग मास्टर, ये लोग कौन हैं? ये तो कुछ खास नहीं लगते।
यहाँ इन्हें एक खास नाम से बुलाते हैं, स्पॉइल्ड ब्रैट्स, यानी अमीर और ताकतवर परिवारों से आने वाले ऐसे मूर्ख जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। आरव अभी कुछ बेसिक बातें समझा ही रहा था कि बगल से एक कान फाड़ देने वाला हॉर्न सुनाई दिया। सिर घुमाकर देखा तो वही बस कट वाला युवक फिर से आ चुका था, और सिर्फ वही नहीं, उसकी 7-8 स्पोर्ट्स कारें भी पीछे पीछे आ रही थीं। उन्होंने तीनों गाड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया, लगातार हॉर्न बजा रहे थे और अंदर बैठे लोग तरह तरह के उकसावे भरे इशारे कर रहे थे। वीना ने पूछा, इनका क्या मतलब है? आरव ने समझाया, ये उकसा रहे हैं, ये हमारे साथ रेस लगाना चाहते हैं। वेदिका उत्साहित हो उठी, तो रेस ही सही, क्या हम इनसे डरते हैं? अगर कोई और सुनता तो जरूर हंस पड़ता। रेंज रोवर जैसी एसयूवी की बुगैटी वेरॉन से तुलना करना तो खुद मुसीबत बुलाने जैसा था। एसयूवी स्वभाव से ही स्पोर्ट्स कारों से धीमी होती हैं, और जब सामने करोड़ों की लग्जरी स्पोर्ट्स कार हो तो तुलना का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आरव को कोई परवाह नहीं थी। उसने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और इंजन की जोरदार गर्जना के साथ रेंज रोवर की रफ्तार अचानक बढ़ गई। क्या बकवास है, ये आदमी मुझसे रेस लगाने की कोशिश कर रहा है? बस कट वाले युवक की आंखों में एक पल के लिए उत्तेजना और तिरस्कार दोनों चमक उठे। वह उत्साहित था क्योंकि उसे रेसिंग का बहुत शौक था और इस दायरे में वह काफ़ी मशहूर भी था, यहाँ तक कि उसे रेसिंग गॉड कहा जाता था। और उसे तिरस्कार इस बात का था कि सामने वाला सिर्फ एक लैंड रोवर रेंज रोवर एसयूवी चला रहा था, स्पोर्ट्स कार भी नहीं। वह भला उससे कैसे मुकाबला कर सकता था? ऐसे ड्राइवर को तो वह एक्सेलरेटर दबाकर इतनी दूर छोड़ देता कि उसकी टेल लाइट्स भी न दिखें। सिर्फ वही नहीं, उसके साथी भी बेहद जोश में थे। उनकी कारों के इंजन गरज रहे थे। साफ था कि वे सामने वाले को पूरी तरह अपमानित करना चाहते थे। उसकी बगल में बैठी चमकदार कपड़ों वाली महिला ने कामुक आवाज में कहा, यंग मास्टर, इन्हें दिखा दो कि असली रेसिंग क्या होती है। फिक्र मत करो, ऐसा खिलाड़ी तो मेरी ट्रेन की धूल भी खाने लायक नहीं है। इतना कहकर बस कट वाले युवक ने एक्सेलरेटर दबा दिया। बुगाटी वेरॉन तीर की तरह आगे लपकी। हाईवे पर स्पोर्ट्स कारें एसयूवी से कहीं तेज होती हैं। एक सांस में ही वे रेंज रोवर से आगे निकल चुकी थीं। सिमरन हंसते हुए बोली, लिटिल ब्रदर, और तेज चलाओ, वो बदमाश पास आ रहे हैं। चिंता मत करो, वे हमें पकड़ नहीं पाएंगे। आरव बस इन मक्खियों से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना चिपकेंगे। हालांकि वह सिर्फ एक एसयूवी चला रहा था, लेकिन वह ट्रिब्यूलेशन ट्रांसेंडिंग रेल्म के शिखर पर था, वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। कुछ चींटियां उसे उकसा दें, ऐसा हो ही नहीं सकता था। अचानक उसका आभामंडल फट पड़ा और 100 मीटर के दायरे में हवा को पूरी तरह हटा दिया। ये जानना जरूरी है कि गाड़ी जितनी तेज चलती है, हवा का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है। इसी वजह से स्पोर्ट्स कारों का डिजाइन नीचा और धारदार होता है, ताकि हवा का विरोध कम हो। अब आरव की रेंज रोवर के सामने हवा ही नहीं थी। बिना किसी रुकावट के गाड़ी की रफ्तार अचानक कई गुना बढ़ गई। गाड़ी एक धुंधली परछाई छोड़ती हुई आगे निकल गई और पीछे की स्पोर्ट्स कारों से फासला पलक झपकते ही बढ़ता चला गया। जॉकी और डेना सिचू ने भी अपनी अपनी आभा छोड़ दी और गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाकर साथ बनाए रखा। देखा, एक कबाड़ एसयूवी मुझसे रेस लगाने चली है, बस कट वाला युवक अभी आत्मसंतोष में बोल ही रहा था कि उसकी आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। एक पल में ही सामने की तीनों एसयूवी की टेल लाइट्स उसकी नज़रों से गायब हो चुकी थीं। क्या बकवास है, ये कोई कार है भी या नहीं? इतनी तेज कैसे हो सकती है? उसने गुस्से में एक्सेलरेटर पूरी तरह दबा दिया। बुगाटी वेरॉन पागलों की तरह दहाड़ने लगी। स्पीडोमीटर लगातार बदल रहा था, 280, 300, 340। फिर भी उसे तीनों एसयूवी का कोई नामो निशान नहीं दिखा। वह पूरी तरह हक्का-बक्का रह गया। ये आखिर हो क्या रहा है? कहीं स्पीडोमीटर ही तो खराब नहीं हो गया? कार के बाहर की हैरान कर देने वाली रफ्तार को महसूस करते हुए बस कट वाला युवक समझ गया कि स्पीडोमीटर खराब नहीं था, गाड़ी सच में अपनी चरम गति पर पहुंच चुकी थी। कहा जाता है कि ब्रैडली वेरॉन 400 किलोमीटर घंटा से भी ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकती है। स्पीडोमीटर पर वही दिखाई दे रहा था, लेकिन कितने लोग ऐसी रफ्तार से गाड़ी चलाने की हिम्मत करते हैं? रफ्तार जरा सी भी ज्यादा हुई तो एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हादसे में बदल सकती है। इसी वजह से वह सन्न रह गया। उसने रफ्तार 350 किलोमीटर घंटा पर ही काबू में रखी और आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। 10 मिनट से ज्यादा तेजी से दौड़ाने के बाद भी तीनों रेंज रोवर का कोई निशान नहीं दिखा। कमबख्त,
ये इतने तेज कैसे हो सकते हैं? जरूर उन तीनों गाड़ियों में खास तौर पर भारी मॉडिफिकेशन किया गया होगा, वरना वे मुझे कैसे पछाड़ सकती थीं? बस कट वाला युवक रेसिंग की अच्छी समझ रखता था। वह हर तरह की लग्जरी कारों से रेस लगा चुका था, इसी वजह से उसे गॉड ऑफ कार्स का खिताब मिला था। उसके हिसाब से कमी उसकी ड्राइविंग में नहीं हो सकती थी, जरूर सामने वाली गाड़ियां हद से ज्यादा मॉडिफाई की गई थीं। हालांकि बगल में बैठी महिला चुप और आज्ञाकारी थी, फिर भी उसे भीतर ही भीतर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे अपनी इज्जत वापस पानी थी। उसने रफ्तार कम की और फोन निकालकर कॉल मिलाया। मैं साहिल बोल रहा हूँ। उन 3 रेंज रोवर पर नज़र रखो। वे जिस भी हाईवे एग्जिट से उतरें वहीं उन्हें रोक लो, मैं जल्दी पहुँच रहा हूँ। कॉल काटने के बाद उसने फिर से ब्रैडली वेरॉन दौड़ाई और उनका पीछा करने लगा। आरव पूरी रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। रास्ते में बाकी गाड़ियां पूरी तरह हक्का बक्का रह गईं, कुछ तो ये तक सोचने लगे कि कहीं उनकी नब्ज नापने वाली मशीनें ही खराब तो नहीं हो गईं। इतनी तेज रफ्तार शायद सिर्फ हवाई जहाज़ों में ही देखी जाती है। क्या ये सच में अब भी कार थी? भाई, मैंने सुना है विदेशों में उड़ने वाली कारें बन रही हैं, कहीं ये उन्हीं में से तो नहीं? नामुमकिन, ये तो पहियों पर ही चल रही है। तुमने ठीक से देखा? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, पलक झपकते ही गायब हो गई। पूरे रास्ते में हैरानी और चीख पुकार मची रही, लेकिन आरव और उसके साथियों के लिए ये सब बिल्कुल मामूली बात थी। ये रफ्तार तलवार पर उड़ने की तुलना में भी कुछ नहीं थी, उन लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, जो आसमान में उड़ने के आदी थे। पीछे चिपकी मक्खियों को झाड़ देने के बाद आरव ने तुरंत रफ्तार कम कर दी। वह सन मून होली फायर सेक्ट के लिए आया था और ज्यादा हंगामा नहीं करना चाहता था। 2 घंटे बाद वे शेनबे सिटी पहुंच गए। तीनों गाड़ियां हाईवे से उतरी और शहर की ओर बढ़ने लगीं। लेकिन टोल फीस चुकाने के बाद भी सामने लगे बैरिकेड हटाए नहीं गए। आरव ने खिड़की नीचे की और चश्मा लगाए खड़े आदमी से पूछा, मामला क्या है? हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? इतनी जल्दी किस बात की है? थोड़ा इंतजार करो। चश्मे वाले ने झुंझलाकर कहा। आरव की भौहें तन गईं। हम फीस दे चुके हैं, फिर भी इंतजार क्यों? क्योंकि विकास अभी नहीं पहुंचे हैं। उनके आने से पहले तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। डायना सिचू ने पूछा, कौन विकास? चश्मे वाला आदमी तिरस्कार से हंसा। अगर विकास के नाम से भी अनजान हो तो शेनबेई आने की हिम्मत कैसे की? मेरी नज़र में तुम लोगों ने जरूर विकास को नाराज किया है और अब तुम्हारा अंजाम तय है। आरव को बात समझ में आने लगी। ये सब जरूर उस बुगैटी वेरॉन वाले मामले से जुड़ा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतनी जिद पर उतर जाएगा। उसी समय इंजन की तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी। दूर से 7-8 स्पोर्ट्स कारें तेजी से आती दिखीं और सबसे आगे एक बुगैटी वेरॉन थी। साहिल ने सड़क किनारे गाड़ी रोकी और चेहरे पर ठंडी मुस्कान लिए बाहर निकला। बाकी स्पोर्ट्स कारों से भी अमीर घरानों के युवक उतर आए। ये सब उसके साथ ही थे। चेहरों पर गुस्सा और रौब साफ झलक रहा था। साहिल ने घमंड से कहा, लड़के, रफ्तार तो काफ़ी अच्छी है तुम्हारी, लेकिन शेनबे सिटी में मेरी पकड़ से कोई नहीं बच सकता। आरव ने उसकी ओर एक नज़र डाली। क्या ये ड्रामा कभी खत्म होगा? आखिर तुम चाहते क्या हो? सीधी सी बात है, तुम और मैं, एक रेस। साहिल ने सामने की सड़क की ओर इशारा किया। ये रास्ता शेनबे सिटी तक जाता है। इसे 18 टर्न्स ऑफ द 9 बेंड रोड कहते हैं। कुछ लोग इसे 9 बेंड रोड टू द अंडरवर्ल्ड भी कहते हैं। यहीं से शुरुआत होगी। जो शेनबे सिटी के पहले ट्रैफिक लाइट तक पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। आरव की मौजूदा कल्टिवेशन के सामने ऐसा तुच्छ इंसान उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास उससे रेस लगाने का जरा भी मन नहीं था। इसे बाहर फेंक दो, इतना कहकर वह पलटा और अपनी लैंड रोवर में वापस बैठ गया। साहिल हक्काबक्का रह गया। इतने सालों में किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। लड़के, तुमने क्या कहा? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि एक बड़ा हाथ आगे बढ़ा, उसकी गर्दन पकड़ी और उसे मुर्गे के बच्चे की तरह उछालकर फेंक दिया। ये जॉकी था जिसने वार किया। राकेश एक कदम पीछे रह गया और अफसोस से भर गया। उसकी नज़र पास खड़े 7-8 गुर्गों पर जा टिकी। उसकी जानलेवा नज़र महसूस करते ही सब सिहर उठे। सामने खड़े सुनहरे बालों वाले युवक ने चिल्लाकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पिता। वह अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि दिखाकर डराना चाहता था, लेकिन उसने गलत इंसान चुन लिया। राकेश कुनलन कॉन्टिनेंट से था और यहाँ की वर्ल्ड से अनजान। उसके पिता चाहे अन के बड़े ऑफिसर ही क्यों न हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि उसकी गर्दन पकड़ी गई और उसे फटे बोरे की तरह उछाल दिया गया। बाकी लोग भागने लगे, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला। राकेश ने एक एक करके सबको लात मारकर उड़ा दिया। सब निपटाने के बाद उसने हाथ झाड़े, संतुष्ट होकर गाड़ी में बैठा और आगे बढ़ गया। जब साहिल जमीन से उठा तो वह बुरी तरह पिटा हुआ था, कपड़े गंदे, शरीर दर्द से भरा। उसने पहले कभी इतनी बेइज्जती नहीं झेली थी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गईं। हरामजादो, मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? उनका पीछा करो। शैनबे सिटी का नंबर 1 रईस लड़का होने के नाते वह यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वरना आगे चलकर उसकी क्या इज्जत रह जाती। वह सबसे पहले बुगैटी वेरॉन में कूदा और बाकी लोग भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर आरव और उसके साथियों के पीछे दौड़ पड़े। साहिल के अनुसार हाईवे से उतरने के बाद सड़क की हालत अच्छी नहीं थी, तेज मोड़ और संकरी राहें। ऐसी जगह पर गाड़ी की परफॉर्मेंस से ज़्यादा ड्राइवर की काबिलियत मायने रखती है। उसे पूरा भरोसा था कि वह सामने वालों को पकड़ लेगा, लेकिन जो उसने देखा उससे वह दंग रह गया। तीनों लैंड रोवर माउंटेन सड़क पर बिना जरा भी धीमे हुए चढ़ती चली जा रही थीं। रास्ता चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, वे बिना हिचक आगे बढ़ती रहीं। अगर कोई साधारण ड्राइवर होता तो कब का खाई में गिर चुका होता, लेकिन ये लोग बिल्कुल सुरक्षित थे। उसे क्या पता था कि आरव और बाकी लोगों की शक्तिशाली ट्रू एसेंस के सहारे ये तीनों गाड़ियां उड़ भी सकती थीं, तो भला इन मोड़ों की परवाह क्यों करते। शुरुआत में उन्हें सामने वाली गाड़ियों की टेल लाइट्स दिख रही थीं, लेकिन कुछ ही मोड़ों के बाद वे पूरी तरह गायब हो गईं। कमबख्त, गुस्से से तिलमिलाकर साहिल ने स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा। शैनबे सिटी इंडिया का कंपैरेटिवली पिछड़ा इलाका है। यहाँ की सड़कें संकरी और खतरनाक हैं। बुगैटी वेरॉन डगमगाई और लगभग बगल की माउंटेन ढलान में गिर ही गई। ये देखकर उसका गुस्सा और भड़क उठा। उसने तुरंत गाड़ी किनारे लगाई और फ़ोन निकाला। ब्लैक वुल्फ, अभी के अभी सारे लोगों को यहाँ बुलाओ। राजधानी से 3 लैंड रोवर ढूंढ कर निकालो। जैसे ही मिलें, सारे मर्दों की टांगें तोड़ देना और औरतों को मेरे पास ले आना। फ़ोन काटते समय भी साहिल की आंखों में खूनी इरादे साफ झलक रहे थे। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है। आरव गाड़ी चलाते हुए जल्द ही शैनबे सिटी पहुंच गया। ये जगह पूरी तरह इंद्रपुरम के इर्द गिर्द बसाई गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटन का विकास था। शहर भले ही बहुत बड़ा न हो, लेकिन देखने में काफ़ी समृद्ध और चहल पहल भरा हुआ था। उसकी योजना के अनुसार वो आज रात यहीं आराम कर सकता था और कल इंद्रपुरम टियानकेन की ओर निकल सकता था। समय पूरी तरह पर्याप्त था। तीनों गाड़ियां शहर में दाखिल हुईं। आरव ने रफ्तार तेज नहीं रखी ताकि गाड़ी में बैठे लोग इस छोटे से शहर का नज़ारा आराम से देख सकें। आगे एक ट्रैफिक लाइट थी। आरव ने धीरे धीरे गाड़ी की रफ्तार कम की, तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने की ओर दौड़ता हुआ आ गया। उसने तुरंत जोर से ब्रेक लगाए और कार को लगभग 2 मीटर की दूरी पर रोक दिया। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए ठिठक गया। साफ था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा, लेकिन इससे उसके अगले कदम पर कोई असर नहीं पड़ा। वह जमीन पर लुढ़कता हुआ, जैसे किसी बंकर पर हमला कर रहा हो, सीधे गाड़ी के सामने तक आ गया और सिर के बल रेंज रोवर के क्रैश बीम से टकरा गया। अरे बाप रे, जल्दी आओ, किसी को टक्कर लग गई है, किसी की जान चली गई। मानना पड़ेगा, बूढ़ा आदमी उम्र में काफ़ी ज़्यादा और शरीर से दुबला पतला था, लेकिन उसकी ऊर्जा कमाल की थी। उसकी चीख इतनी ज़ोरदार थी कि 100 मीटर के दायरे में तुरंत फैल गई। वेदिका ने सामने पड़े बूढ़े आदमी को हैरानी से देखा और उलझन में पूछा, आरव, ये क्या कर रहा है? सिमरन भी बेहद चौंक गई। साफ साफ दिख रहा है कि इस बूढ़े ने हमारी कार में टक्कर मारी है, फिर ये चिल्ला क्यों रहा है कि किसी को टक्कर लग गई? वीना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी गहरी उलझन साफ झलक रही थी। तीनों कुनलन कॉन्टिनेंट से आए थीं और उन्होंने कभी स्टेज एक्सीडेंट जैसा कुछ देखा ही नहीं था। इसे स्टेज एक्सीडेंट कहते हैं। चलो, तुम्हें दिखाता हूँ, ज़रा वर्ल्ड देख लो। आरव ने कार का दरवाज़ा खोला। उतरते हुए उसे शालिनी के साथ अपने स्टेज एक्सीडेंट वाले दिन याद आ गए। शायद ये बूढ़ा आदमी भी जिंदगी की मजबूरियों से जूझ रहा हो। उसके मन में थोड़ी सहानुभूति पैदा हो गई। वह बूढ़े आदमी के पास गया, जमीन पर पड़े उसे देखा और नरमी से पूछा, दादाजी, आप ठीक तो हैं? जैसा कहा जाता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये बूढ़ा आदमी खुद भी आश्वस्त नहीं था। इतना महंगा वाहन देखकर उसे डर था कि कहीं कोई दबंग उतरकर उसे पीट ना दे।
लेकिन आरव को इतने शालीन ढंग से बोलते और आसपास खड़ी सुंदर सौम्य महिलाओं को देखकर उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? तुम्हारी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी है और मेरी ये हालत हो गई है। सिर घूम रहा है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, कम से कम 1-2 साल अस्पताल में रहना पड़ेगा। बूढ़ा आदमी साफ तौर पर पुराना खिलाड़ी था। वह लगातार बोले जा रहा था, चेहरे पर दर्द का नाटक और बीच बीच में कराहने की आवाज़ें। वेदिका और बाकी दोनों पूरी तरह हतप्रभ थीं। उन्होंने उसे छुआ तक नहीं था, फिर भी वह इतनी दर्दभरी चीखें क्यों मार रहा था? आरव समझ चुका था कि यह बूढ़ा आदमी उससे अलग है। वह कभी मजबूरी में स्टेज्ड एक्सीडेंट पर उतरा था, जबकि यह आदमी आदतन ऐसा कर रहा था। फिर भी उसकी उम्र देखकर उसे दया आ रही थी। बताइए, आप इस मामले को कैसे निपटाना चाहते हैं? और क्या पैसे दो? बूढ़े आदमी की आंखें इधर उधर घूमी, फिर उसने हाथ उठाया। कम से कम 5,000 रुपये, वरना आज यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। करीब 100 लोग तमाशा देखने जमा हो चुके थे। रकम सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। सबको साफ दिख रहा था कि क्या चल रहा है, और कुछ लोग तो इस बूढ़े को पहचान भी गए थे। आमतौर पर स्टेज एक्सीडेंट में 200-300 रुपये ही लिए जाते थे, लेकिन यह आदमी सीधे 5,000 मांग रहा था। ठीक है, आरव ने बिना झिझक मान लिया। उसके लिए 5,000 कुछ भी नहीं थे। बूढ़े की उम्र देखते हुए उसने इसे एक तरह की मदद समझा। इतना कहकर उसने जेब से 100-100 रुपये के नोटों की एक गड्डी निकाली, कुल 10,000 रुपये। दादाजी, ये सब रख लीजिए। आगे से घर पर ज्यादा आराम कीजिए, बेवजह बाहर मत निकला कीजिए। 5,000 मांगे थे और सामने वाला 10,000 दे रहा था। नोटों की गड्डी देखकर बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठीं। आज तो असली मोटी मछली फंस गई। पहले कम मांग लिया। नहीं, ऐसे थोड़े छोड़ूंगा, और मांगना होगा। उसने नोटों की गड्डी पकड़ ली और जोर से बोला, ये तो जांच का पैसा है। इसके बाद पोषण, देखभाल और काम का नुकसान भी होगा। बस और 5 लाख दे दो। उसके बोलते ही आसपास मौजूद लोग सन रह गए। पागल हो गया है क्या? 5 लाख रुपए? क्या ये सोने का बना है? लगता है ठगी करते करते दिमाग पर चोट लग गई है, इसलिए जो मुंह में आ रहा है बोल रहा है। समझ नहीं आया, इसने इस लड़के को मोटी भेड़ समझ लिया है। भीड़ में तरह तरह की बातें होने लगीं। पहले लोग तमाशा देख रहे थे, अब कई लोग बूढ़े की लालच भरी हरकत से नाराज हो गए थे। आरव की नज़र ठंडी हो गई। सच कहें तो उसके लिए अब 10,000 और 10 लाख में कोई बड़ा फर्क नहीं था। मुद्दा पैसे का नहीं था, बल्कि लोगों को मूर्ख समझने का था। वह बूढ़े पर दया कर सकता था, लेकिन उसकी लालच को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्या तुम वाकई पक्के हो? उसकी निगाहों से मिलते ही बूढ़ा आदमी कांप गया, लेकिन फिर भी जोर दिखाते हुए बोला, बिल्कुल पक्का हूँ। जल्दी पैसे दो, नहीं तो थोड़ी देर में दाम और बढ़ा दूंगा। 1 मिलियन दिए बिना तुम शेनबे सिटी से बाहर नहीं जा पाओगे। आरव ठंडे स्वर में बोला, अगर ऐसा है तो ये 10,000 तुम्हारे लायक नहीं है, मुझे वापस दे दो। इतना कहते ही उसने हाथ बढ़ाया और बूढ़े के हाथ में पकड़ी नोटों की गड्डी फिर से आरव के पास आ गई। वो कोई संत नहीं था। सामने वाला इतना लालची निकला तो उसने एक पैसा भी न देने का फैसला कर लिया। तब तुम क्या करने वाले हो? जो शिकार हाथ में आने वाला था, उसके उड़ जाने से बूढ़ा आदमी आग बबूला हो गया। अभी 5 लाख निकालो, नहीं तो आज यहां से नहीं जाने दूंगा। आरव ने ठंडेपन से कहा, सच में? तो जरा दिखाओ, कैसे रोकते हो मुझे? ये तुमने खुद बुलाया है। मेरे बेटे के आने के बाद तो 5 लाख भी कम पड़ेंगे। बूढ़े आदमी ने ताली बजाई और भीड़ की ओर चिल्लाया, बेटा बाहर आओ। अब तक सैकड़ों लोग जमा हो चुके थे। सबने भीड़ की ओर देखा और 3 लंबे चौड़े जवान आगे बढ़कर आए। तीनों के चेहरे पर खूंखार भाव थे, गले में मोटी सोने की चेन, शरीर पर टैटू। एक नज़र में ही लग रहा था कि अच्छे लोग नहीं हैं। पापा, क्या हुआ? सबसे आगे खड़े भेड़िए के सिर वाला टैटू बनाए युवक ने पूछा। बूढ़ा आदमी घमंड से बोला, इसने मुझे गाड़ी से टक्कर मारी है और पैसे भी नहीं दे रहा। भेड़िया टैटू वाला युवक पलटा और आरव को देखा। सामने कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं था, तो उसका हौसला और बढ़ गया। उसने कमर से एक चाकू निकाला और दहाड़ा, लड़के, पैसा देगा या जान? समझदारी है तो अभी पैसे निकाल। आरव का चेहरा सख्त हो गया। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक उसके होठों पर एक खेलती सी मुस्कान आ गई। तो मैं भी तुमसे पूछता हूँ, पैसा या जान? इस बूढ़े ने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी, मुझे इतना देर करवाई। मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा, बस 1 मिलियन। मौजूद हर कोई सन रह गया।
क्या ये लड़का पागल हो गया है? यहाँ पैसा न देना तो एक बात है, उल्टा उनसे पैसे मांगना, ये तो खुद मुसीबत बुलाना था। भेड़िया टैटू वाला एक पल रुका, फिर ठंडी हंसी हंसी। लड़के, तुम बाहरी आदमी हो, मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे की? सच में नहीं पता, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? क्या तुम्हें सच में लगता है मैं बाहरी हूँ? आरव ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें बता दूं, मेरे भाई भी जल्दी पहुंचने वाले हैं। अभी पैसे नहीं दिए तो बाद में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। भेड़िया टैटू वाला तिरस्कार से हंसा, ठीक है, तो बुलाओ अपने भाई को, मैं भी देखूं कौन है वो। वह पूरी तरह आश्वस्त था कि सामने वाला बाहरी है और उसे जरा भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, तेज इंजन की आवाजें गूंज उठीं। 7-8 एसयूवी एक एक करके आकर रुकी। डेली एपिसोड नहीं आ पा रहे समय, अल्टरनेट डेज में या 2 दिन छोड़ के एपिसोड्स आते रहेंगे सारे सीरीज़ के, और काम बहुत ज़्यादा इस वजह से नहीं आ पा रहे थे। वह जल्द सारे अपलोडिंग स्टार्ट होती रहेगी।